नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइग्रो एजुकेशन में। और आज के वीडियो में हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट के रिमेनिंग पोर्शन को कवर करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने हिंदू मैरिज एक्ट की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें अवॉइड एंड अवॉइडेबल मैरिज, हिंदू मैरिज की क्या क्या कंडीशंस होती हैं, हिंदू मैरिज कितने टाइप्स की होती है, इन सब चीज़ों को हमने काफ़ी डिटेल में कवर करा। आप जाके उस प्लेलिस्ट को चेक करिए। आज की सीरीज़ में हम लोग आगे के रिमेनिंग पोर्शन को कवर करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होने वाला है गार्जियनशिप का। हिंदू मैरिज में गार्जियनशिप का क्या रोल है। देखो, इससे पहले वाले जो एक्ट था, अमेंडमेंट से पहले गार्जियनशिप के रिगार्डिंग में पूरा प्रोविजन दे रखा था जिसमें माइनर का जो भी कंसेंट होता था मैरिज से रिलेटेड वो उसके गार्जियन देते थे। बट आज के टाइम पे चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट 1978 इसके थ्रू इस पूरे पोर्शन को ओमिट कर दिया गया, यानी गार्जियनशिप के टॉपिक को पूरा इस एक्ट से ओमिट कर दिया गया है। तो हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है सेरेमनीज फॉर हिंदू मैरिज। सेरेमनीज का बेसिक मीनिंग होता है कि आपकी जो रीति रिवाज है, संस्कृति है, किस अकॉर्डिंग आप शादी करते हो। तो सेरेमनीज में बोला गया कि हिंदू मैरिज मे बी सोलमनाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ आइदर पार्टी देयर टू। देखो, हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म बहुत वाइडर टर्म है जिसके अंदर हिंदू धर्म के अंदर अलग अलग ट्रेडिशंस, अलग अलग रीति रिवाज, उनके रूल्स रेगुलेशन अलग अलग यूज किए जाते हैं, बट फिर भी वो हिंदू है। देखो, बाकी धर्म देखिए, जैसे मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म है ना, क्रिश्चियन धर्म, उसमें क्या होता है कि जो उनका ट्रेडिशंस होता है नॉर्मली एक जैसा होता है। बट हिंदू धर्म में क्या है, बहुत ही ज़्यादा वाइडर है जिसमें अलग अलग रीति रिवाज है, आप अलग भाषा है आपकी, ठीक है, आपकी संस्कृति अलग है, फिर भी आप हिंदू हो। तो वैसे ही हिंदू मैरिज में अगर आप कोई भी पार्टी अपने अपनी संस्कृति के हिसाब से शादी करती है फिर भी वो शादी सोलमनाइज मानी जाती है, यानी वैलिड शादी मानी जाती है। वेयर सच राइट्स एंड सेरेमनीज इंक्लूड द सप्तापदी। देखो, सप्तापदी वर्ड का मतलब होता है 7 फेरे। हिंदू धर्म में सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है कि शादी तभी वैलिड होती है, वो शादी तभी कंप्लीट होती है जब 7 फेरे होते हैं। तो इसमें वही बोला कि जब सप्तापदी यानी कि टेकिंग 7 स्टेप बाय द ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम, जब दूल्हा और दुल्हन 7 फेरे ले लेते हैं, वो भी किसकी? अग्नि के सामने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो वो मैरिज कंप्लीट हो जाती है और ये दोनों के ऊपर बाइंडिंग हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं 7 स्टेप भी बोलते हैं। तो अगले टॉपिक पे चलते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज। क्या आज के टाइम पे किसी भी मैरिज का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? आप इसका जवाब मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ वर्डिक्ट आया है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसका जवाब दें। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज में देखेंगे, और रजिस्ट्रेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया था एक केस में। उसमें बोला गया कि इंडिया में होने वाली सारी मैरिजेस का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद 2006 के बाद 2013 में भी एक केस में उन्होंने बोला था। तो मैं चाहता हूँ जो 2006 का केस है आप उसका नाम मुझे कमेंट करके बताएं, कौन सा केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था। तो जिसका भी नहीं, देखियो, हिंदू मैरिज एक्ट का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी आज के टाइम पे, और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि हिंदू मैरिजेस के रिगार्डिंग में वो अलग अलग रूल्स बना सकते हैं। हर स्टेट अपने यहाँ पे अलग रूल्स और कानून बना सकता है हिंदू मैरिज के रिगार्डिंग में, क्योंकि ये जो एक्सक्लूसिव स्टेट जुरिडिक्शन में आता है, यानी स्टेट के पास पावर है इसके रिगार्डिंग में रूल्स रेगुलेशन और लॉ बनाने की पावर है। बट स्टेट गवर्नमेंट जब भी लॉ बनाएगी उस लॉ को स्टेट लेजिस्लेचर के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, जैसे पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता है ना किसी बिल को लॉ बनाने के लिए, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर के सामने इस कानून को रखा जाएगा। और हर स्टेट गवर्नमेंट में हिंदू मैरिज का रजिस्ट्रेशन के लिए हिंदू मैरिज रजिस्टर रखा जाएगा जिसके अंदर एंट्री की जाएगी। बट उसके अंदर एंट्री करने के लिए आपसे डॉक्यूमेंट और वेरिफिकेशन के लिए कुछ एविडेंस, आपका मैरिज का फोटो वगैरह मांगा जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको देनी होंगी। और जब उस चीज़ में एंटर हो जाएगा, आपका नाम हिंदू मैरिज रजिस्टर में एंटर हो जाएगा, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। वो सर्टिफिकेट एक तरह का एविडेंस है कि आपकी मैरिज हुई है, यानी आपकी मैरिज रजिस्टर हो गई है। तो क्या मान लो किसी पर्सन की मैरिज रजिस्टर नहीं होती तो क्या वो मैरिज वैलिड नहीं मानी जाएगी? बिल्कुल, वो मैरिज वैलिड मानी जाएगी, उसमें कोई भी शक नहीं है। बट अगर आपकी मैरिज अगर रजिस्टर हो चुकी है तो एक तरह का वो एविडेंस का काम करती है। जैसे हमने इंडियन एविडेंस एक्ट आपने पढ़ा होगा, उसमें सेकेंडरी एविडेंस पढ़ा होगा। तो सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर जो आपका मैरिज रजिस्टर हुई है तो उसका जो सर्टिफिकेट होता है वो एक तरह का एविडेंस है, सेकेंडरी एविडेंस है वो। ठीक है, तो उसके बाद आगे चलते हैं। देखो, इसमें एक और चीज़ बोलेगी सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 में कि जो रजिस्टर है हिंदू मैरिज रजिस्टर, उसको आप इंस्पेक्ट भी कर सकते हो, जाके देख भी सकते हो। बट वो आप रीजनेबल टाइम में देखो, जो भी ऑफिस आवर्स होते हैं उसमें जाके चेक कर सकते हो। और कोई भी पर्सन अगर जो ये सेक्शन 8 की जो बातें लिखी है उसमें कॉन्ट्रावेन करता है तो उसके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है, उसको पनिश किया जा सकता है, और ये फाइन 25,000 रुपीज़ तक का लगाया जा सकता है।
तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। नेक्स्ट टॉपिक है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स, ये ऐसे टॉपिक है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इनमें आपको डिफरेंस पता होना जरूरी है, खासकर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट और जुडिशियल सेपरेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। देखो, कॉन्जुगल राइट्स के रिगार्डिंग में एक पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है जिसमें बोला गया कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट गलत है, इसको आप हटा दीजिए। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग में भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उसके बारे में जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कॉन्जुगल राइट्स होते क्या हैं। एक बार लॉ की लैंग्वेज देख लेते हैं। When either the husband or wife has without reasonable excuse withdraw from the society of other, यानी कोई भी पर्सन, कोई भी स्पाउस देखो एक जेंडर न्यूट्रल वर्ड है, मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है इसमें, वो बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के अपने स्पाउस से दूर रह रहा है या फिर शादी से बाहर आ गया है। ठीक है, शादी से बाहर आने का मतलब ये नहीं कि डिवोर्स ले लिया, अभी वो उसके साथ नहीं रह रहा है। ठीक है, अपने राइट्स को परफॉर्म नहीं कर रहा है। उस केस में जो एग्रीव्ड पर्सन है, जो एग्रीव्ड स्पाउस है, जो दूसरा पार्टनर है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है और अपने पार्टनर को कंपेल कर सकता है उसके साथ रहने के लिए। ठीक है, तो इसमें रेस्टिट्यूशन में क्या होगा कि जो भी पर्सन दुखी है, एग्रीव पर्सन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन देगा कि उसका जो पार्टनर है वो बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के उसके साथ नहीं रह रहा है, तो उसको वापस रहने के लिए मजबूर करो, कंपेल करो। ये बोला गया है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स में। तो डिवोर्स लेना तो उसके सेक्शन 13 में ग्राउंड दे रखे हैं, बट उसका कोई भी रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, बिना किसी कारण वो अपने पार्टनर को छोड़ के अलग रह रहा है, तो उस केस में जो पार्टनर छोड़ के गया है उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑर्डर पास करेगा, उसको कंपेल करेगा कि आपको उसके साथ में रहना ही। अगर पर्सन उस ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है तो उस केस में उसके प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाएगा। ठीक है, और इस सब के रिगार्डिंग पूरा प्रोसीजर दे रखा है, तो उसको हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। अभी हमें इतना ही समझना है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑर्डर पास करेगा दूसरे पार्टनर को कि इसको कंपेल करेगा कि आपको उसके साथ में रहना है। देखो, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक पेटिशन फाइल की गई, उसमें बोला गया कि कॉन्जुगल के राइट्स को रेस्टिट्यूशन का जो टॉपिक है वो एकदम गलत है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो एक्सप्लॉइट वुमेन्स होती है। अगर मान लो कोई पत्नी अपने पति के साथ में नहीं रहना चाहती, बट जबरदस्ती उसको कंपेल किया जा रहा है कि उसको उसके साथ में रहना ही है। ठीक है, तो ये चीज़ गलत है, ये उसके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। ठीक है, उसके जो बेसिक राइट्स है उसका वायलेशन है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई होगी, उसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा। तो इस टॉपिक में हमारा इतना ही, तब नेक्स्ट चलते हैं जुडिशियल सेपरेशन पे।